Hello students, good morning. Once again, welcome to the channel. So today we are going to start the calculation of space occupied by the atoms in different unit cell. Okay? तो last video में हम लोगों ने क्या किया था कि we did the arrangement of atoms. We can say simply packing of atoms. कि last video we did our one dimensional packing, two dimensional packing, three dimensional packing, है ना? अब हमने पैकिंग तो की. अब हम पैकिंग करने के बाद ये देखते हैं कि किस टाइप की पैकिंग में हमारे जो एटम्स की जो यूनिट सेल की जो एफिशिएंसी है या फिर क्रिस्टलैटिक्स की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी. एफिशिएंसी मीन्स कि एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें फील्ड स्पेस और वैकेंट स्पेस को फाइंड आउट करना है. इस यहाँ और हम बोल सिंपल वे में बात करें तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ अगर हमें एक फील्ड स्पेस और वैकेंट स्पेस का पता चल जाए तो हम उस यूनिट सेल या क्रिस्टलैटिक्स की एक तरह से स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं. यस और नो. अब देखिए मान लिया एक तो हमने एटम्स को इस तरीके से पैक किया, ये सुना है ना, और एक एटम्स को हम इस तरीके से पैक करें, डेप्थ में रखें, लाइन नेक्स्ट लाइन. तो आप देखिए अब किसके अंदर आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मजबूती ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसके अंदर. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें वैकेंट स्पेस कम दिखाई दे रहा है ना, और इसके अंदर वैकेंट स्पेस हमें ज्यादा नजर आ रहा है. तो इसका मतलब अगर हम किसी यूनिट सेल में या किसी भी अरेंजमेंट में किसी क्रिस्टलैटिक्स के अंदर हम टोटल फील्ड स्पेस और वैकेंट स्पेस फाइंड आउट कर दें तो हम उस यूनिट सेल की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं. उस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी पता लग जाएगी हमें कि उस यूनिट सेल की जो पैकिंग वो कितनी एफिशिएंट है. अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है फील्ड स्पेस और वैकेंट स्पेस की. वन बाय वन हम सभी यूनिट सेल की ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाले हैं. तो इस तरीके से हम बात करते हैं पहली फर्स्ट सिंपल यूनिट सेल. यस, अब सिंपल यूनिट सेल में हमें सबसे पहले यही बताना चाहिए कि एटम्स कहाँ होते हैं, कि एटम्स आर प्लेस्ड एट ओनली द कॉर्नर्स. कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं ना. अब सिंपल यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं हमने कैलकुलेट किए थे. टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया तो आपको ध्यान होगा ड्यू टू कॉर्नर ओनली वन. अगर हम इसमें कुछ लेट अजम्पशन कर लें कि लेट दो एज लेंथ है हमारी वो ए है, ये मान लिया हमने ए सेंटीमीटर, और जो रेडियस ऑफ स्फीयर है कि एटम की जो रेडियस है वो मान लेते हैं आर सेंटीमीटर, है ना. तो अगर हमें किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है बेटा तो हम क्या करें, अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर दें, मतलब दोनों की हम रेशियो निकाल दें, फ्रैक्शन निकाल दें, तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी पता चल जाएगी. ओके, तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू पता है, हमें क्यूब है ये तो सामने, नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए. तो हम एक बार करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक बार निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब एटम, क्या होता है एक, क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब. यस, इसी तरह से हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मींस एटम, है ना. और सिंपल यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 ही है, तो ऑब्वियसली 1 का ही निकालना था हमें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही रहेगा. अगर ये होती दूसरी कोई यूनिट सेल तो उसमें देखते नंबर ऑफ एटम जितनी भी होती है इसे मल्टीप्लाई कर देते. ये वॉल्यूम हमने एक स्फीयर का निकाला है, एक एटम का, तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. हम बात करें सिंपल यूनिट सेल की तो उसके अंदर एटम एक ही होता है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब. यस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब. बट अगर हम इस ए क्यूब को देखें, इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें, और इस ये तो हमारा क्या है, बड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू है. अब हम कॉर्नर वाले एटम्स को देखें तो कॉर्नर के एटम हमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉर्नर के एटम में ऐसे नजर आएंगे. देखिए मैं ऊपर बनाते हैं डायग्राम, इसको रख कर देता हूं कि एक्चुअल में जो ये अरेंजमेंट है, जो एटम्स कॉर्नर्स पे है वो कॉर्नर्स वाले एटम एक्चुअली में ऐसे हैं. देखिए, और एक एटम की ये हमारा एज लेंथ है,
ये एज लेंथ है, दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस है ना। तो इसका मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमने लिया यहाँ से, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने a माना है। तो लेकिन देखिए तो हम यहाँ से क्या है r और r, तो डायग्राम से हमें क्या नजर आ रहा है कि फ्रॉम फिगर क्या नजर आ रहा है कि a इज इक्वल टू 2r नजर आ रहा है ना डायग्राम से। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 2r क्यूब। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया 8r क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम फ्रैक्शन निकाल देते हैं। फ्रैक्शन कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाला कितना 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइड बाई 8r क्यूब, है ना। अब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट, 4 से 8 कैंसिल आउट, तो हम बचा हमारे पास π/6, है ना। अगर हम पाई की वैल्यू रखते बेटा, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 22/7 इंटू 6, तो बन गया हमारे पास 22/42। और इसको आगे सोल्व करें तो 11/21, है ना। और मैथमेटिकली आप इसको कैलकुलेट करके देखो, सोल्व करो, इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा। अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं तो मैं एग्जैक्टली आंसर लिख देता हूँ हमारा, कि एग्जैक्टली हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 50, वैल्यू आएगी हमारे पास 0.52। सोल्व करके देख लो चाहिए, है ना। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे तो ये कितना हो गया हमारे पास 52%। तो ये क्या आ गया हमारे पास 52%, दैट इज फील्ड स्पेस। 52%। इसका मतलब इसमें वैकेंट स्पेस कितना बचा 48%। तो वैकेंट स्पेस हमारा क्या रह गया 48%। So in this way we can calculate the field space a vacant space in any unit cell। ये तो हमने बात की सिंपल यूनिट सेल की जिसमें एटम खाली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे, है ना। और कॉर्नर्स पे हमने क्या किया, ये हमारी ए थी कंप्लीट जो एज लेंथ थी, दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस दैट इज ए। बट अगर डायग्राम से देखें तो ए हमें 2r के इक्वल नजर आ रही है, तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू क्या पुट कर दी 2r क्यूब। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे 2r की वैल्यू पुट करी तो हमने क्या हो गया क्यूब क्या लगा 8r क्यूब हो गया, वो वैल्यू पुट की वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और जो फाइनली हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास आ रहा है 52% फील्ड स्पेस। कि अगर हम किसी यूनिट सेल को लेकर एक लैटिक्स तैयार करें पूरी क्रिस्टल लैटिक्स, तो उस क्रिस्टल लैटिक्स में 52% स्पेस ऑक्यूपाइड होगा और 48% स्पेस खाली रह जाएगा। Understand? So that is the packing efficiency of simple unit cell. Done? Okay. Next time we are going to start the second one, that is face centered unit cell. Okay.